हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू टू जागृति क्लासेस। मैं लोकेश टोगेशिया, आपका फिजिक्स मेंटोर, एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं लेकर के जागृति क्लासेस की ऑनलाइन फिजिक्स लेक्चर सीरीज। तो बच्चों, हमने कल बात कर ली थी व्हीटस्टोन ब्रिज की, उसको प्रूफ किया था, उसकी बैलेंस स्टेट कंडीशन को प्रूफ किया था और साथ ही साथ में व्हीटस्टोन ब्रिज की एप्लीकेशन पढ़ी थी जो कि थी मीटर ब्रिज। और उस मीटर ब्रिज की हेल्प से हमने डिटरमाइन किया था वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। क्लियर? चलिए, उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं और आज बात करते हैं हम नए टॉपिक पर, ठीक है, जो कि है पोटेंशियोमीटर। आपका टॉपिक है आज का पोटेंशियोमीटर। इसके ऊपर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। देखिए, पोटेंशियोमीटर बेसिकली क्या होता है? एक डिवाइस होता है, ठीक है, लिख देता हूं मैं यहां पर। पोटेंशियोमीटर इट इज अ डिवाइस which is used to measure unknown EMF and potential difference accurately। देखिए, ये इसकी डेफिनेशन हो जाती है। पोटेंशियोमीटर की डेफिनेशन बेसिकली क्या है? पोटेंशियो का मतलब भी क्या हो गया? पोटेंशियल मेजर करना। ठीक है, किसी वायर के या किसी सर्किट के एंड्स के अक्रॉस आपको क्या करना है? पोटेंशियल या ईएमएफ की वैल्यू मेजर करनी है। और ये जो डिवाइस है ये आपको यही वैल्यू मेजर करके देता है एक्यूरेटली। एक्यूरेटली का मीनिंग क्या है गाइस? यहां पर एक्यूरेटली का मीनिंग हमने यहां पर इस वर्ड एक्यूरेटली को इस वजह से इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि देखिए, पोटेंशियोमीटर या वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस या ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए हम एक डिवाइस का यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं वोल्ट मीटर। क्या बोलते हैं? वोल्ट मीटर। क्लियर? तो वोल्ट मीटर भी अगर किसी वायर या किसी सर्किट के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए तो वो भी आपको दो एंड्स के अक्रॉस का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। क्लियर? बट वोल्ट मीटर जो हमें पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है वो एक्यूरेट नहीं होता। क्लियर? वो एक्यूरेट नहीं होता गाइस, हम आगे देखेंगे। क्योंकि एक्यूरेट होने के लिए एक आइडियल वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट होना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपका ये एक सर्किट है, ये एक सर्किट की ब्रांच है, ये इसका पॉइंट ए है और ये इसका पॉइंट बी है। आप इसके अंदर करंट आई फ्लो कर रहे हैं और इसका रेजिस्टेंस आर है और आपको इस ए बी एंड्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है। तो आप इस ए बी एंड के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या करते हैं? इस ए बी एंड के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर? राइट? वोल्ट मीटर कनेक्ट करके देते हैं जो कि आपको क्या करता है? इस ए बी एंड के अक्रॉस आई इंटू आर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करके देता है। थ्योरेटिकली तो ये वैल्यू आई इंटू आर है, लेकिन प्रैक्टिकली आपको इस वोल्ट मीटर पर मिलने वाली वैल्यू आई इंटू आर या इसके इक्वल नहीं होती। क्यों नहीं होती? बिकॉज आइडियल वोल्ट मीटर, एक सबसे अच्छा वोल्ट मीटर होने की कंडीशन क्या होती है कि उस वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब यहां से आपकी कोई करंट आ रही है तो देखिए, इस ए पॉइंट पर एक्चुअल में देखा जाएगा तो इस ए पॉइंट पर एक नोड बन रहा है। नोड बन रहा है तो यहां पर क्या हो जाती है? करंट डिवाइड हो जाती है। तो कुछ पार्ट ऑफ करंट जो है आपका वो इस वोल्ट मीटर से भी क्या हो जाता है? फ्लो हो जाता है, जो कि होना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर कुछ करंट आपका यहां पर फ्लो हो जाएगा तो कुछ एनर्जी इसमें कंज्यूम हो जाएगी, तो टोटल एनर्जी जो होगी वो यहां पर कैलकुलेट नहीं हो पाएगी। क्लियर? अगर ये रेजिस्टेंस इंफिनिटी होता है तो यहां पर फ्लो होने वाली करंट बिल्कुल क्या हो जाती है? जीरो हो जाती है। तब आप एक्यूरेटली क्या कर सकते हैं? ए और बी पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। लेकिन किसी भी वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो है वो इनफाइनाइट नहीं होता। किसी भी रेजिस्टेंस का वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट नहीं होता, इसलिए तो इसको आइडियल वोल्ट मीटर कहा गया है। क्लियर? आइडियल वोल्ट मीटर की कंडीशन क्या होती है? रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए। और सिमिलरली अगर मैं बात करूं आइडियल अमीटर की, आइडियल अमीटर की, तो उसके लिए रेजिस्टेंस जो है वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए।
क्योंकि अमीटर को हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो इसके अंदर अगर उसका रेजिस्टेंस जीरो होगा तो कंप्लीट करंट जो है वो बिना किसी ऑब्स्ट्रैकल के, हिंड्रेंस के इजीली आपके अमीटर से पास हो जाएगी और अमीटर उसको कैलकुलेट करेगा। क्लियर? तो अमीटर, आइडियल अमीटर और आइडियल वोल्टमीटर की कंडीशंस ये होती है, ध्यान रखिएगा। क्लियर? बट ये कंडीशन यहां पर वोल्टमीटर के केस में फुलफिल नहीं हो पाती, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस वाली कंडीशन। इस वजह से आपको ए और बी पॉइंट्स के बीच में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो एक्यूरेटली मेजर होकर के नहीं मिलता। बात समझ में आ गई सबको? इस वजह से देखिए, इसी वजह से क्या होता है, हम पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं गाइस। क्या करते हैं? पोटेंशियोमीटर का यूज करते हैं। तो पोटेंशियोमीटर क्या होता है? बेसिकली पोटेंशियोमीटर का कंस्ट्रक्शन अगर मैं बात करूं तो ये बेसिकली एक 10 मीटर लॉन्ग वायर होता है, 10 मीटर लंबा वायर, यस, इस तरह से कनेक्ट होता है स्ट्रिप्स पर, ठीक है, 1 मीटर के सेगमेंट्स में। ये कैसे कनेक्ट होता है? 1 मीटर के सेगमेंट्स में, इस तरह से। वन मीटर के सेगमेंट्स में ये क्या होता है? इस तरह से कनेक्ट किया जाता है। आप देख रहे हैं, क्लियर? इस तरह से 1 मीटर के सेगमेंट्स में कनेक्ट किया जाता है। 1 मीटर का मतलब हो गया यहां पर फ्रॉम 0 to 100 सेंटीमीटर। 10 वायर्स में कनेक्ट किया जाता है इसको। क्लियर? और इसका जो लास्ट एज है, लास्ट एज जो है इसका जो लास्ट एज होता है, इस लास्ट एज को देखिए 100 सेंटीमीटर के कुछ 10 सेगमेंट्स हो जाते हैं। ठीक है, ये 0 से चलता हुआ कहां जाता है? 1000 मीटर तक। ये इसका ए टर्मिनल होता है और ये अगर मैं बात करूं तो इसका बी टर्मिनल होता है। यहां पर 10 सेंटीमीटर का एक लंबा वायर लिया जाता है जो कि किसका बना होता है? कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नाइन, बताया था आपको, कॉन्स्टेंटन एंड मैग्नाइन अलॉय। कॉन्स्टेंटन और मैग्नाइन अलॉय का बनाया जाता है। इन दोनों सेगमेंट्स के बीच क्या किया जाता है? एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट, RH रियोस्टेट कनेक्ट किया जाता है। क्लियर? एक बैटरी, एक की और एक रियोस्टेट कनेक्ट किया जाता है और इस पॉइंट से एक क्या किया जाता है? वोल्टमीटर कनेक्ट किया जाता है और यहां से एक स्लाइडिंग की जॉकी इस वायर पर स्लाइड करवाई जाती है। तो जैसे जैसे आप इस वायर पर स्लाइड करवाते हैं जॉकी, तो आपको V की क्या मिलती है? कुछ रीडिंग मिलती है जो कि बेसिकली वोल्टमीटर होता है। ये इस तरह से इक्विवेलेंट सर्किट की तरह काम करता है। क्लियर? ये आपका पोटेंशियल मीटर होता है। पोटेंशियोमीटर क्या करता है? आपको मैंने क्या बताया है? एक्यूरेटली वोल्ट मीटर की रीडिंग्स जो है वो मेजर करके देता है। ठीक है, और प्रिसाइजली बात करें देखिए तो इसका प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है पोटेंशियोमीटर?
when constant amount of electric current, when constant amount of electric current flowing in a wire, constant amount of electric current flowing in a wire, then the potential difference across any two ends of a wire is directly proportional to the length of the wire। ये प्रिंसिपल हो जाता है, देखिए आपके पोटेंशियोमीटर का। क्या कह रहा है? व्हेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी टू एंड्स ऑफ द वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर। कैसे इसको प्रूफ करते हैं? देखिए, बाय ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से देखिए क्या होता है, V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। V इज इक्वल्स टू आई, आर को आप लिख सकते हैं रो एल अपॉन ए, लिख सकते हैं क्या? रो एल अपॉन ए। यहां से आपकी आई, आपका वायर का एरिया, मैटर की रेजिस्टिविटी, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं ये क्या है? ऑल आर कांस्टेंट, क्योंकि करंट तो हमने कांस्टेंट रखी हुई है, और रो और ए जो है होता है वो भी क्या होता है? कांस्टेंट होता है गाइस। देयरफॉर यहां पर V जो है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इस सेंस में, किसके? लेंथ ऑफ दी वायर के। समझ में आ रही है बात? ये पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल होगा कि जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा लेंथ ऑफ द वायर के। कब? जब आपके वायर में फ्लो होने वाली करंट कांस्टेंट हो, रेजिस्टिविटी और एरिया क्या हो? कांस्टेंट हो। जब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाते हैं तो यहां पर V इज इक्वल्स टू आ जाता है x इंटू एल। V इज इक्वल्स टू आ जाता है x इंटू एल। x क्या? कांस्टेंट है। इस x को हम लिख सकते हैं V अपॉन एल। इस x को आप क्या लिख सकते हैं? V बाय एल। यहां से देखिए V बाय एल, इसको बोलते हैं x, ये जो आपके पास में आया है इसको हम अलग से डिफाइन करते हैं। इस x को बोला जाता है, x इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। x को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। देख सकते हैं आप, देखिए x को कहा जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका मतलब क्या होता है? x इज पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर। पोटेंशियल ड्रॉप per unit length of the wire, clear, is called potential gradient. Potential drop per unit length of the wire is called potential gradient. एक टर्म होती है, इसी टर्म को कहा जाता है potential gradient। मतलब यूनिट लेंथ ऑफ वायर पे 1 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, इसे कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसकी जो यूनिट होती है गाइस वो हो जाती है वोल्ट पर मीटर। पोटेंशियल ग्रेडियंट की यूनिट क्या हो जाती है? वोल्ट पर मीटर। तो जनरली अगर प्रिंसिपल की बात करें तो ये प्रिंसिपल यहां पर फॉलो होगा, ध्यान रखिएगा। प्रिंसिपल क्या हो गया? व्हेन कांस्टेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस any two ends of a wire is directly proportional to the length of the wire. Between any two ends of a wire is directly proportional to the length of the wire.
एनी टू लेंथ ऑफ दी वायर। तो ये आपका पोटेंशियोमीटर होता है और ये इसका प्रिंसिपल होता है गाइस। क्लियर? देखिए, वाई वी यूज कांस्टेंट एंड मैग्नाइन। यहां मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, वाई वी यूज वायर ऑफ कांस्टेंटन एंड मैग्नाइन। इसको यूरेका भी बोलते हैं, यूरेका। वाई वी यूज वायर ऑफ कांस्टेंटन एंड मैग्नाइन। कांस्टेंटन और मैग्नाइन से बना वायर ही यहां पर क्यों यूज किया जा रहा है? अगर ये आपसे पूछ ले कांस्टेंटन और मैग्नाइन से बना वायर ही यहां पर क्यों यूज किया जा रहा है, तो उसका आंसर होता है बिकॉज दिस material has high resistivity, and low temperature coefficient of resistance। क्योंकि इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी काफी हाई होती है और इसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? अल्फा। अल्फा की वैल्यू लो होती है। क्लियर? जितना वायर का टेम्परेचर कोफिशिएंट लो होगा, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होने से उसका रेजिस्टेंस उतना ही क्या होगा? कम बढ़ेगा। समझ में आ गई बात? उसका रेजिस्टेंस कम बढ़ेगा। और रेजिस्टिविटी जितनी ज्यादा हाई होगी, इसका मतलब क्या होगा? वो ज्यादा हाई अमाउंट ऑफ करंट जो है वो अलाउ नहीं करेगा। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ करंट जो होता है वो लो फ्लो होता है इस वायर के अंदर, तो ये वायर जल्दी गर्म नहीं होता और इसका रेजिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं होता। इस वजह से कांस्टेंटम एंड मैग्नाइन माने यूरेका वायर को यहाँ पर यूज किया जाता है, जो कि मीटर ब्रिज में भी सेम रीजन था। मीटर ब्रिज की बात करेंगे तो वहां पर भी यही सेम रीजन मिलेगा आपको। क्लियर? तो पोटेंशियल ग्रेडियंट हमने डिफाइन किया, हमने प्रिंसिपल बताया कि किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L के प्रिंसिपल पर वर्क करता है। देख सकते हैं आप। अब हम बात करते हैं, देखिए, सिंबॉलिकल डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर। सिंबॉलिक डायग्राम, सिंबॉलिक, जिसको हम आगे यूज करेंगे। सिंबॉलिक डायग्राम ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का सिंबॉलिक डायग्राम क्या होता है? मतलब सिंबॉलिकली आप पोटेंशियोमीटर को कैसे यूज रिप्रेजेंट करेंगे? ठीक है, एक बैटरी, ठीक है, ये ए एंड हो गया वायर का, यहां पर एक की, एंड हियर इज रियोस्टेट, सॉरी, ये होता है रियोस्टेट RH, ये हो गई आपकी की, और ये एक बैटरी। इस बैटरी से एक 10 मीटर लॉन्ग वायर हम क्या कर लेते हैं? कनेक्ट कर देंगे। दैट्स इट। क्लियर? रियोस्टेट क्या होता है? रियोस्टेट का मतलब होता है करंट कंट्रोलिंग डिवाइस। आप प्रैक्टिकल्स लैब में जाएंगे तो आपको दिखाएगा वहां पर करंट कंट्रोलिंग डिवाइस होता है RH, जिसे हम रियोस्टेट बोलते हैं। यह आपका पूरा 10 मीटर वायर है, जिसको हम एक इस तरह से सिंबॉलिकली यूज रिप्रेजेंट करेंगे। ये इस वायर का फर्स्ट एंड होगा A पॉइंट, और ये इस वायर का सेकंड एंड हो जाएगा B पॉइंट। इस पूरे सर्किट को कहा जाता है प्राइमरी सर्किट। ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये कहलाता है गाइस प्राइमरी सर्किट ऑफ पोटेंशियोमीटर। देख सकते हैं आप, प्राइमरी सर्किट ऑफ
पोटेंशियोमीटर। क्लियर? नाउ अब देखिए पोटेंशियोमीटर की दो एप्लीकेशंस होती हैं। पोटेंशियोमीटर की देयर आर टू एप्लीकेशंस जिसे हमें पढ़ना है। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। देयर आर टू एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर कहां यूज होता है? दो एप्लीकेशन है। पहली, फर्स्ट, कंपेयरिंग दी EMFs of two primary cells. कंपेयरिंग द EMFs ऑफ टू प्राइमरी सेल। दो प्राइमरी सेल्स के EMF को, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को कंपेयर करवा सकते हैं हम पोटेंशियोमीटर की हेल्प से। दूसरा, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द comparing the EMF of the two primary cells and to determine the internal resistance of the cell. Determine the internal resistance of the cell. Clear? इस तरह से हम किसी सेल की, दिए गए सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जो है हम फाइंड कर सकते हैं। दोनों एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए दोनों एप्लीकेशंस को वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं हम। देखिए पहला, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। टू कंपेयर दी EMF ऑफ टू सेल्स। देखिए दो सेल्स के EMF को कंपेयर करने के लिए क्या किया जाता है? सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाते हैं। देखिए हमेशा प्राइमरी सर्किट जो होता है पोटेंशियोमीटर का वो हमेशा फिक्स रहता है। पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट हमेशा फिक्स रहता है। हर एप्लीकेशन में ये प्राइमरी सर्किट तो आपको एज इट इज बनाना होगा। क्या होगा प्राइमरी सर्किट में? एक बैटरी होगी, एक की होगी एंड एक रियोस्टेट होगा। इससे हम क्या करेंगे? हमारे वायर को कनेक्ट करेंगे, पूरा जो 10 मीटर लॉन्ग वायर है उसको। क्लियर? प्लस माइनस RH, ये आपके वायर का A पॉइंट और ये B पॉइंट। ये आपका प्राइमरी सर्किट हो गया जो कि यहां पर भी होगा। नाउ अब सेकेंडरी सर्किट में हम क्या करते हैं? यहां पर दो सेल्स कनेक्ट करते हैं। एक हो गया सेल जिसका EMF है E1 और दूसरा हो जाता है सेल जिसका EMF हो गया E2। देख लीजिए दो सेल्स हम यहां पर इसी A पॉइंट से कनेक्ट करेंगे, E1 और E2। क्लियर? विद द हेल्प ऑफ अ टू वे की। यहां पर ये जो है इसे कहते हैं टू वे की। देखिए ये है, इसे कहा जाता है टू वे की। तो टू वे की से कनेक्ट कर देंगे। ये आपका E1 सेल जो है, मैं यहां लिख देता हूं। E1 सेल जो है ये कौन सा है? लेक्लांशे। लेक्लांशे सेल। और E2 सेल जो है ये है आपका डैनियल सेल। E1 को कहते हैं लेक्लांशे सेल, E2 को कहते हैं डैनियल सेल। क्लियर है? दोनों ही प्राइमरी सेल्स के एग्जांपल्स हैं, बताया था मैंने आपको। लेक्लांशे सेल कैसे बनता है? H2O प्लस NH4Cl। H2O में NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड इलेक्ट्रोलाइट मिक्स करके। और डैनियल सेल को कैसे बनाया जाता है? H2O प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट को मिक्स करके।
क्लियर? ये आपके लेक्लांशे सेल और डैनियल सेल हो जाते हैं। ये आपकी टू वे की है, टू वे की का ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है और इसको मान लेते हैं ये थर्ड पॉइंट है। इस थर्ड स्क्रू से हम क्या करते हैं, एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हैं G, और उस गैल्वेनोमीटर का अदर एंड जो है वो हम एक स्लाइडिंग जॉकी J से कनेक्ट कर देते हैं। स्लाइडिंग जॉकी और गैल्वेनोमीटर हमने मीटर ब्रिज के अंदर भी देखा था। क्लियर? ये आपका क्या हो जाता है, ये स्कीमेटिक डायग्राम हो जाता है फॉर कंपेयरिंग द ईएमएफ ऑफ टू सेल्स। क्लियर? ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये कहलाता है प्राइमरी सर्किट, प्राइमरी सर्किट, और ये वाला कंप्लीट पोर्शन जो है ये कहलाता है सेकेंडरी सर्किट। ये हो गया आपका सेकेंडरी सर्किट। नाउ अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए स्टेप वन, स्टेप वन, टैप द की। देखिए ये वाला जो दोबारा से ये जो बैटरी है आपकी, बैटरी भी ये किस यूज में आती है, ये इस वायर के अंदर एक कांस्टेंट करंट फ्लो करवाने के लिए काम में ली जाती है। क्लियर? ये जो प्राइमरी सर्किट है, इस प्राइमरी सर्किट की इस बैटरी का क्या यूज है, ये बैटरी आपके इस ए और बी सेक्शन में, वायर के इस सेक्शन में कांस्टेंट करंट मेंटेन करके रखती है, जो कि हमारा प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। अगर आप इस वायर में कांस्टेंट करंट फ्लो करवाएंगे, मेंटेन करेंगे, तभी आपके किसी भी वायर के दो एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है, लेंथ ऑफ दी वायर के इक्वल हो जाता है। कंसेप्ट हमारा, प्रिंसिपल जो है हमारा वो यही है। तो इस बैटरी का यूज बेसिकली, प्राइमरी सर्किट की बैटरी का यूज किसके लिए आता है, टू फ्लो अ कांस्टेंट अमाउंट ऑफ करंट इन दी वायर। चलिए नाउ सबसे पहला स्टेप, टैप द की, टैप द टू वे की, टू वे की between terminal या terminals 1 and 3। 1 and 3 आप देख रहे हैं, देखिए 1 and 3 पहला और तीसरा टर्मिनल जो है, इसके बीच में आपको की को क्या करना है, टैप करना है। टैप करने का मतलब होता है क्लोज कर देना है, इस की को क्लोज कर देना है। जैसे इस की को हम क्लोज करेंगे गाइस, तो क्या होगा, जैसे ही आप इस की को क्लोज करेंगे तो आपके ये वाला जो सेल है E1 लेक्लांशे सेल, ये आपके सर्किट में आ जाएगा, ये आपके सर्किट में इंक्लूड हो जाएगा। तो क्या होगा, इस सेल से, ठीक है, सॉरी, इस सेल से होते हुए करंट और इस प्राइमरी बैटरी से होते हुए करंट, दोनों ही करंट्स जो है वो क्या होंगी, इस वायर AB में फ्लो होंगी। इस वायर AB में क्या हो रही होंगी, फ्लो हो रही होंगी। बात देख रहे हैं आप, ठीक है? इस वायर AB में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। चलिए ठीक है, वो यहां से, ये यहां से यहां तक करंट जाएगी, उसके बाद में इस सर्किट से वापस लौट करके इधर ही आ जाएगी। चलिए नाउ अब क्या होगा, देखिए टैप द टू वे की बिटवीन टर्मिनल 1 and 3। 1 and 3 टैप किया तो so that cell E1 comes in the circuit। आपका सेल E1 जो है वो सर्किट में आ गया। नाउ स्टेप 2 में हमें क्या करना है, यहां पर स्लाइड दी जॉकी J ओवर दी वायर AB such that galvanometer shows zero deflection at any point। देखिए क्या मतलब है इसका, इधर देखिएगा, हमने क्या किया, 1 और 3 कीज के 1 और 3 टर्मिनल्स के बीच की टैप की,
क्लोज की तो आपका E1 सेल जो है ये सर्किट के अंदर आ गया, इस तरह का एक सर्किट बन गया। देखिए यहां से यहां तक करंट जो है वो क्या हो रही है, ड्रॉ हो रही है। अब हम क्या करते हैं, इस जॉकी को स्लाइड करते हैं, टच करते हैं इस AB सेक्शन वायर पर और धीरे धीरे इसको स्लाइड करेंगे। धीरे धीरे स्लाइड करेंगे तो आपके इस सर्किट की जो वायर की लेंथ होगी ये इंक्रीज होगी। क्लियर, ये वायर की लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। वायर की लेंथ इंक्रीज होगी तो याद करिए व्हीटस्टोन ब्रिज और मीटर ब्रिज का प्रिंसिपल, आपके इस सर्किट का रेजिस्टेंस, ये वाले सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। इस सेकेंडरी सर्किट का रेजिस्टेंस क्या होगा गाइस, इंक्रीज होगा। और रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा। गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन डिक्रीज होगा क्योंकि करंट का अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे जैसे आप कंटिन्यूसली टैपिंग की को स्लाइड करते जाएंगे, स्लाइडिंग की को स्लाइड करते जाएंगे ओवर दी सेक्शन ऑफ वायर, तो एक पॉइंट आपके पास में ऐसा आएगा जहां पर गैल्वेनोमीटर आपको जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा। क्या दे देगा, जीरो डिफ्लेक्शन। जिस पॉइंट पर गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दे देगा, इसका मतलब अब आपके इस सेल E1 से कोई भी करंट रिलीज नहीं हो रही है। सेल E1 से कोई भी करंट रिलीज नहीं हो रही है, क्योंकि अगर सेल E1 से करंट रिलीज हो रही होती तो गैल्वेनोमीटर स्टिल डिफ्लेक्शन देता। आप जैसे जैसे इस गैल्वेनोमीटर को आगे स्लाइड करते जाएंगे, ध्यान रखिएगा एक पॉइंट आपके पास ऐसा आएगा जहां पर आपका गैल्वेनोमीटर आपको क्या शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन या नो डिफ्लेक्शन। तो उस नो डिफ्लेक्शन के केस में हम क्या कंसीडर करेंगे कि इस E1 से कोई भी करंट रिलीज नहीं हो रही है। और जब इस E1 से करंट रिलीज नहीं हो रही है तो एक तरह से ये ओपन सर्किट हो गया, ये वाला आपका क्या हो गया, ओपन सर्किट हो गया। और ओपन सर्किट में सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा उस सेल का EMF ही होता है। हमने पढ़ रखा है सेल का EMF ही होता है। क्लियर, तो क्या होगा यहां पर देखिए, स्टेप सेकंड में स्लाइड द जॉकी J ओवर द वायर AB सच दैट द गैल्वेनोमीटर शोज जीरो डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट, एज अ रिजल्ट ऑफ विच there must be no current flowing from the cell E2. Hence, now secondary circuit, your secondary circuit will be considered as open circuit। आपका जो सेकेंडरी सर्किट है वो किस तरह से कंसीडर होगा, ओपन सर्किट से कंसीडर होगा। किस तरह से कंसीडर होगा, एज एन ओपन सर्किट। ये देख पा रहे हैं, ये दो स्टेप्स हो गए हमारे। क्लियर, अब आपका सेकेंडरी सर्किट जो है वो ओपन सर्किट हो गया, तो जो सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ सेल इज इक्वल टू EMF ऑफ अ सेल। हमने EMF की डेफिनेशन के टाइम में ये चीज डिस्कस की थी कि किसी भी सेल का EMF किसके इक्वल होता है गाइस, ठीक है, सेल के दो टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन सर्किट इज ओपन और नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सर्किट। तो यहां पर दो सेल्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो EMF ऑफ अ सेल ही कहलाएगा। और प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से E1 की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी टू लेंथ L1। लेंथ L1 क्या है, यहां पर ये लेंथ L1 है आपकी, विच इज कॉल्ड बैलेंसिंग लेंथ ऑफ अ वायर, जहां पर गैल्वेनोमीटर ने आपको जीरो डिफ्लेक्शन दिया है। क्या दिया है, गैल्वेनोमीटर ने जीरो डिफ्लेक्शन दिया है। L1 यहां पर क्या हो गई, बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E1 सेल के लिए आपकी बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी पॉइंट A से। ठीक है, इसको मेजर करने के लिए आप यहां पर एक मीटर स्केल लगा सकते हैं। क्लियर, मीटर स्केल से मेजर हो जाएगा। तो E1 जो होगा यहां पर EMF ऑफ अ सेल वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L1 के। और जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहां पर एक कांस्टेंट आ जाएगा विच इज L2। इस x को हम पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कह सकते हैं। तो देखिए ये क्या हो जाएगा,
E1 इज इक्वल्स टू XL, सॉरी नॉट 2, इट्स 1, XL1। तो हमारे पास में देखिए जीरो डिफ्लेक्शन के केस में और नो करंट के केस में मैंने E1 सेल का EMF कैलकुलेट कर दिया है। क्या कैलकुलेट कर दिया है? EMF ऑफ सेल E1। क्लियर? चलिए नेक्स्ट थर्ड स्टेप क्या होगा हमारा? देखिए स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3, इसमें क्या होगा? नाउ ओपन द की फ्रॉम, open the key between terminals 1 and 3 and tap it again between 2 and 3 terminals of a two-way key, two-way की। क्या कह रहा है ये? अब आपको क्या करना है, देखिए पीछे चलते हैं दोबारा डायग्राम में। इस पॉइंट से आपको की को ओपन कर देना है और अब आपको क्या करना है? 2 और 3 टर्मिनल्स के बीच में की को टैप करना है। 2 और 3 के बीच में टर्मिनल्स को टैप करेंगे तो उससे क्या होगा? आपका ये जो E1 है ये ओपन हो जाएगा, ओपन सर्किट में आ जाएगा और E2 जो है वो सर्किट के अंदर आ जाएगा। क्लियर? E2 अब आपका कहां आ गया? सर्किट के अंदर। ठीक है, क्या होगा उससे? एज अ रिजल्ट सेल E2 comes in the circuit, now again slide jockey over the wire AB and obtain new null point। दोबारा से क्या करना है आपको? जॉकी को स्लाइड करना है वायर पर और दोबारा से क्या करना है? नल पॉइंट ऑब्टेन करना है इस तरह से। इस केस में अब हम क्या करेंगे? इस केस में अब हम जॉकी को मूव करवाएंगे और कुछ नया नल पॉइंट आपको, सपोज कीजिए नया नल पॉइंट आपको यहां मिल जाएगा। जब न्यू नल पॉइंट यहां मिलेगा तो न्यू बैलेंसिंग लेंथ भी मिलेगी आपको। नया नल पॉइंट का मतलब क्या हो गया? न्यू नल पॉइंट का मीनिंग क्या हो गया गाइस? कि अब इस वाले सेल से कोई भी करंट ड्रॉ नहीं हो रही है इस बैलेंसिंग लेंथ L2 पर। L2 क्या है? L2 इज बैलेंसिंग लेंथ फॉर सेल E2, जो कि जॉकी को स्लाइड करके आपने ऑब्टेन करी है, बैलेंसिंग लेंथ L2। क्लियर? तो नल पॉइंट ऑब्टेन हो गया तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहां पर E2 जो होगा, EMF ऑफ अ सेकेंड सेल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L2। EMF ऑफ सेकेंड सेल ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया E2 के और E2 इज इक्वल्स टू हो जाएगा XL2 के। E2 आपका क्या हो गया? XL2। इज इट क्लियर? तो देखिए हमने यहां पर क्या किया, हमने यहां पर एक बार की को 1 और 3 टर्मिनल के बीच में टैप करके और जॉकी को स्लाइड करके नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया, जिससे E1 का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट टाइम टर्मिनल 2 और 3 के बीच में की को टैप करके जॉकी को स्लाइड किया और नल डिफ्लेक्शन ऑब्टेन किया, जिससे क्या हो गया? E2 सेल E2 का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट, सॉरी EMF कैलकुलेट हो गया नल डिफ्लेक्शन पे। नेक्स्ट अब आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, डिवाइड इक्वेशन 1 बाय इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर हम डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा? E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू XL1 अपॉन XL2। तो यहां से X से X कैंसिल हो जाएगा, तो E1 अपॉन E2 की वैल्यू आपके पास L1 बाय
L2 से आ जाती है। दिस इज योर इक्वेशन 3। ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन फॉर कंपेयरिंग EMFs of two cells। इक्वेशन कंपेयरिंग EMF ऑफ टू सेल। तो यहां से इस इक्वेशन से आप क्या कर सकते हैं? L1 और L2 को डिवाइड करके दोनों सेल्स को क्या कर सकते हैं, या दोनों सेल्स की इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं? कंपेयर कर सकते हैं। दोनों सेल्स के EMF की वैल्यूज को कंपेयर कर सकते हैं। इज इट क्लियर? ये हमारी देखिए फर्स्ट एप्लीकेशन यहां पर कंप्लीट हो जाती है पोटेंशियोमीटर वायर की, टू कंपेयर द EMF ऑफ अ टू सेल। चलिए आइए नेक्स्ट चलते हैं सेकंड एप्लीकेशन पर। एप्लीकेशन सेकंड, क्या है एप्लीकेशन सेकंड? टू determine the internal resistance, determine the internal resistance of a cell। देखिए पोटेंशियोमीटर वायर की हेल्प से आपको क्या करना है? सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। जब आपको सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा तो दोबारा क्या करना होगा? डायग्राम बनाना होगा, ठीक है, सेटअप प्रिपेयर करना होगा, जिसके अंदर पोटेंशियोमीटर का प्राइमरी सर्किट जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एज इट इज रहेगा। प्राइमरी सर्किट जिसके अंदर एक बैटरी होगी, एक की होगी, एक रियोस्टेट होगा और एक 10 मीटर लेंथ का वायर होगा फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। क्लियर? ये दोबारा क्या हो गया आपका? ये दोबारा क्या हो गया गाइस? ये हो गया आपका प्राइमरी सर्किट। ये दोबारा बन जाता है आपका प्राइमरी सर्किट। देख सकते हैं आप, प्राइमरी सर्किट। नाउ सेकेंडरी सर्किट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? सेकेंडरी सर्किट किस तरह से बनाते हैं? यहां पर एक सेल ले लेते हैं। ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर? ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इस सेल का एक नेगेटिव टर्मिनल लेते हैं और उस नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर G से कनेक्ट करते हैं और गैल्वेनोमीटर G का अगला टर्मिनल किससे कनेक्ट होगा? जॉकी J से। क्लियर? उसके बाद इसी सेल के पैरेलल कॉम्बिनेशन में, किसमें? पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB और एक अनदर की वन वे की K1 कनेक्ट करते हैं गाइस। इस तरह से एक रेजिस्टेंस बॉक्स कनेक्ट करेंगे आप और एक करेंगे की K1 जो कि कहां होगा? पैरेलल टू दिस सेल, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इस सेल के। ये वाला जो सेक्शन है आपका, ये वाला पूरा सेक्शन आपका क्या कहलाएगा? सेकेंडरी सर्किट। सेकेंडरी सर्किट देख लीजिए, ये वो सेल है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको कैलकुलेट करना है। इसके पैरेलल में हमने एक रेजिस्टेंस बॉक्स और एक टैपिंग वन वे की K1 को कनेक्ट कर रखा है। देख सकते हैं आप। नाउ अब हम क्या करेंगे? देखिए नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारा। अब इसके अंदर इसका कंस्ट्रक्शन आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। ये जो दिखा रखा है ना, यही कंस्ट्रक्शन है। प्राइमरी सर्किट को अलग लिख सकते हो, सेकेंडरी सर्किट को आप अलग लिख सकते हैं। ये इसका कंस्ट्रक्शन हो गया। नाउ अब हमें इस यहां पर क्या करना है? देखिए स्टेप 1, ओपन की K1, slide the jockey J over the wire and determine the point of
नल डिफ्लेक्शन, डिटरमाइन द पॉइंट ऑफ नल डिफ्लेक्शन। क्या करना है कि K1 को आपको ओपन करना है, ओपन रखना है, और नल डिफ्लेक्शन की जो पॉइंट है आपको वो कैलकुलेट करना है। यहां पर ये वाला देख रहे हैं आप, इस वाले की को हमें अभी ओपन रखना है। अगर आप इस वाले की को ओपन रखेंगे, इसका मतलब इस सेल से कोई करंट यहां पर तो जा ही नहीं रही है। इस सेल से दो करंट जाएगी ना, इस सेल से एक करंट जाएगी आपकी इधर और दूसरी जाएगी इधर। लेकिन अगर मैंने इस की को ओपन रख लिया, क्लियर, इस की को ओपन रख लिया, तो यहां से ये वाली कोई करंट जा ही नहीं रही है। समझ में आ गई बात आपको? इसका मतलब देखिए, यहां से ये करंट तो फिक्स है, सॉरी, ये करंट आपकी क्या है, फिक्स है गाइस, कांस्टेंट करंट मेंटेन हो रही है। यहां से अभी एक करंट इस सेल से और मिल रही है जो कि इस वायर में फ्लो हो रही है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, इस जी को क्या करता हूं, इस जॉकी को स्लाइड करता हूं इस वायर पे और नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन करता हूं। नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन करते ही क्या हो गया, नल डिफ्लेक्शन की कंडीशन ऑब्टेन होते ही ये होगा कि आपके वायर में अब इस सेल से कोई करंट फ्लो नहीं होगी। ऊपर से तो करंट आ रही है, लेकिन अब इस सेल से कोई करंट नहीं जा रही है। बात समझ में आई आपको? सेल से कोई करंट नहीं जा रही है, मतलब ये वाला जो सर्किट है आपका, ये वाला सर्किट भी क्या हो गया, ओपन हो गया। ये वाला सर्किट पहले से ही ओपन था, तो आपके इस सेल से अब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्लियर, इस सेल के दोनों टर्मिनल्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, क्या वो इस बैलेंसिंग लेंथ L1 पर डिपेंड करेगा? जी हां, सेल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस बैलेंसिंग लेंथ L1 पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर EMF ऑफ अ सेल की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, EMF ऑफ अ सेल आ जाएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L1 और E हो जाएगा XL1। E क्या हो जाएगा, XL1। क्लियर? ये आपका स्टेप फर्स्ट। नाउ स्टेप 2। अब हम बात करते हैं, देखिए, स्टेप 2 की। इस स्टेप 2 में क्या करना है, नाउ टैप की K1 एंड स्लाइड द जॉकी ओवर द वायर अगेन। Also pluck some suitable value resistance from resistance box। अब देखिए, स्टेप 2 में आपको क्या करना होगा, अब आपको स्टेप 2 में इस की K1 को टैप करना है। इस K1 को टैप कर दिया आपने, तो क्या हो गया, दोबारा से क्या हो जाएगा, इस सेल से दो डायरेक्शन में, दो डिफ्लेक्शंस में करंट फ्लो होंगी। अब ये नल डिफ्लेक्शन यहां पर क्या हो गया है, हट गया, वापस हम फ्रेश कंडीशन में आ गए हैं, दो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रही है। इस रेजिस्टेंस बॉक्स से हमने कुछ R वैल्यू का रेजिस्टेंस जो है वो प्लग करके रखा हुआ है। इसका मतलब इस सर्किट में अप्लाइड रेजिस्टेंस कितना है, R है। नाउ अब मैं क्या करता हूं, दोबारा से इस जॉकी को स्लाइड करूंगा। जब मैं इससे दोबारा से इस जॉकी को स्लाइड करूंगा, तो इस बार मेरे पास में बैलेंसिंग लेंथ सपोज कर लीजिए कुछ ये आ जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी। क्लियर? बैलेंसिंग लेंथ इस बार ये आ जाएगी। बैलेंसिंग लेंथ ये आने का मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस कभी किसी पॉइंट पर जीरो आएगा। जब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन वापस जीरो आएगा, इसका मतलब इस ब्रांच से कोई करंट नहीं जा रही है। लेकिन सेल से अब कोई भी करंट नहीं फ्लो हो रही है, ऐसा हम नहीं कह सकते, क्योंकि सेल से इस पैरेलल वाली ब्रांच में करंट अभी भी फ्लो हो रही है।
इसकी की क्लोज है ना बेटा, तो सेल से इस ब्रांच में, सॉरी इस ब्रांच में करंट अभी भी आपकी एज इट इज फ्लो हो रही है। इसका मतलब नो करंट वाली कंडीशन अब नहीं है हमारे पास में, इस सेल से करंट अभी भी फ्लो हो रही है। इस केस में अगर मैं इस बैलेंसिंग लेंथ के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करता हूं, L2 लेंथ के अकॉर्डिंग पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज होगा, ना कि EMF। वो इस L2 बैलेंसिंग लेंथ पर इस सेल का, ठीक है, पोटेंशियल जो होगा वो इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा, EMF नहीं होगा, क्योंकि यहां पर नो करंट वाली कंडीशन नहीं है। क्लियर? तो हम यहां से अब क्या करेंगे, देखिए यहां से अब आप क्या करेंगे, at zero deflection and balancing length L2, सेल का टर्मिनल वोल्टेज जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2 के। इसको हम ब्लैक से ही लिख लें, सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा L2 के। ये क्या हो गया, ये तो था EMF ऑफ सेल, ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल, ये हो जाता है गाइस टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊं तो ये हो जाएगा V इज इक्वल टू XL2, इक्वेशन सेकंड। क्लियर? ये हो गई इक्वेशन सेकंड। तो हमने एक बार की ओपन K1 को ओपन रखे सेल का EMF फाइंड किया, एक बार नेक्स्ट बार की को क्लोज करके क्या किया, ठीक है, सेल का टर्मिनल वोल्टेज कैलकुलेट किया। नाउ एक्सप्रेशन या रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, रिलेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। देखिए इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस का रिलेशन जो होता है वो हम ऑलरेडी फाइंड करके आए हैं, जो कि होता है स्मॉल r इज इक्वल टू E माइनस V अपॉन V इंटू R। शायद आपको याद होगा E माइनस V अपॉन V इंटू R। क्लियर? यहां पर ये जो R है ये आपके रेजिस्टेंस बॉक्स के रेजिस्टेंस की वैल्यू है। E की वैल्यू और V की वैल्यू हम क्या करेंगे, पुटिंग वैल्यूज फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से E और V की वैल्यूज यहां पर पुट करेंगे तो स्मॉल r क्या हो जाएगा, देखिए स्मॉल r हो जाएगा आपका XL1 माइनस XL2 अपॉन XL2 इंटू R। X कॉमन आकर कैंसिल हो जाएगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू बन जाती है L1 अप माइनस L2 इंटू अपॉन L2 इंटू R। यहां से L1 स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस या स्मॉल r की वैल्यू हम कैलकुलेट कर लेंगे, वेयर L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ, L1 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ इन की K1 ओपन, बैलेंसिंग लेंथ एट की K1 ओपन, और L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ एट की K2 K1 क्लोज, बैलेंसिंग लेंथ एट की K1 क्लोज। जब की K1 को हम क्लोज करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ L2 आती है, की K1 को ओपन करते हैं तो बैलेंसिंग लेंथ L1 आती है। क्लियर? तो ये हो जाता है आपकी दोनों एप्लीकेशंस ऑफ पोटेंशियोमीटर
वायर और पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल, कंस्ट्रक्शन और उसकी दोनों एप्लीकेशंस हमारे यहां पर कंप्लीट हो जाती है गाइस। यहां पर आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट हो जाता है। क्लियर? आपका जो करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला पोर्शन है वो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम चलेंगे हमारे नेक्स्ट सेक्शन में, जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिज्म के चैप्टर में चलेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बी एट योर होम, बी सेफ, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और जागृति क्लास के साथ अपना प्रेम इसी प्रकार से बनाए रखिए। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।